दोस्तों ये कहानी आरती शर्मा की है जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल की है। आरती का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आज से 11 साल पहले आरती की शादी संजय त्यागी से हुई थी। उस समय वो उससे लगभग 10 या 12 साल बड़ा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वैसे उन लोगों को उम्र का फर्क महसूस नहीं होता था। आरती रूप रंग में बेहतर थी, जबकि संजय उससे भी कहीं ज्यादा आकर्षक और स्मार्ट लड़का था। उसकी एज आरती से बेशक ज्यादा थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसके ऊपर बहुत ही सूट करती थी। संजय जो था वो एक सरकारी अफसर था और उसकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही थी। आरती और संजय को 3 बच्चे भी हैं, जो कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। शादी के 2 साल बाद जब आरती पहली बार मां बनी थी तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की कीमत आरती को अपनी शादीशुदा जिंदगी की तन्हाई से बितानी पड़ी। संजय उससे सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलने आता था और वो भी धीरे धीरे कम होता गया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए थे और फिर संजय पत्नी के करीब जाने से भी कतराने लगा और फिर उसने 9 महीने के बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के 1.5 महीने बाद संजय फिर से आरती की तरफ रहने लगा और फिर से वो प्यार अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा था और ये कमी आरती काफी महसूस करती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और आगे चलकर उन्हें और 2 और बच्चों ने जन्म लिया। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती गई और इधर आरती घर में घुटन और बेचैनी महसूस करने लगी थी। अब उनकी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन संजय आरती को अकेला छोड़कर अपने ही काम में बिजी रहता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह से इसकी पति की बेरुखी ने कहीं न कहीं उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया था। एक शाम संजय घर आया तो बहुत परेशान था और जब आरती ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया है। ये सुनकर आरती की चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि पहले तो वो महीने में कम से कम एक बार ही सही आरती के साथ होता था और उसके साथ रहकर आरती को सुकून मिलता था। लेकिन अब जब वो मुंबई चला जाएगा तो उसकी तन्हाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 1 हफ्ते के बाद संजय सभी को छोड़कर मुंबई चला गया था, लेकिन अगले महीने वो फिर दिल्ली आया और बच्चों के सहित वो उसे मुंबई लेकर गया। वहां पर उसने एक अच्छा सा फ्लैट लिया और बच्चों को एक बेहतरीन स्कूल में भी दाखिला करवा दिया। और फिर एक दिन संजय ने कहा कि आरती आज तैयार रहना, हमें शाम को मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है। अब ये कहीं न कहीं हैरत की बात थी आरती के लिए, क्योंकि इससे पहले वो परिवार के लोगों के अलावा किसी भी और गैर औपचारिक समारोह में नहीं गई थी और वो खामोशी से इस बात मान को तैयार भी हो जाती है। अब वो बच्चों को घर पर छोड़कर ऑटो रिक्शा से बरली के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे थे। होटल में स्त्री पुरुष एक साथ बैठे थे। होटल के दरवाजे पर संजय ने अपनी पत्नी का परिचय अपने दोस्त से कराया और वो लग जाकर एक टेबल पर बैठ गए। खाना खाते हुए एक व्यक्ति अचानक बिना इजाजत संजय और आरती के टेबल पर बैठ गया और ये बात आरती को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन वो व्यक्ति आते ही संजय से बहुत ही दोस्ताना अंदाजे में बात करने लगा। आरती ने खाना छोड़ दिया और अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया था। बातों ही बातों में संजय ने पत्नी को नाम लेते हुए कहा कि आरती, ये मेरे बॉस शेखर देसाई है। अब शेखर तुरंत ही बोला कि मैं इनका बॉस नहीं हूँ संजय जी, ये तो आप छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। वो व्यक्ति अभी भी आरती को काफी गौर से देख रहा था और आरती नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। इसके बाद वो व्यक्ति संजय से बातें करता रहा और 10-15 मिनट के बाद उठकर चला गया। आखिरकार शादी समारोह समाप्त हुआ और वो लोग अब मेहमानों से इजाजत लेकर बाहर निकल आए और अब सड़क पर रिक्शा आने का इंतजार करने लगे थे। कुछ ही देर में एक कार उनके पास आकर रुकी थी और उसमें शेखर ही बैठा था और उसने कहा कि संजय जी कहाँ जाना है। तो संजय ने बताया कि सर, दरअसल हमें चेंबूर की तरफ जाना है। उस व्यक्ति ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा कि आइए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ। संजय ने पहले तो इससे इनकार किया कि नहीं सर, आप क्यों बेकार में तकलीफ उठाएंगे, हम रिक्शा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें तकलीफ कैसी, वैसे भी मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। अब संजय ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और पत्नी को बैठने का इशारा किया। आरती हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और संजय अगली सीट पर बैठ गया। रास्ते में संजय और शेखर दोनों अपने ही बातों में व्यस्त रहे थे, जबकि आरती उनकी बातों को अनसुना कर बाहर का नजारा देख रही थी। चेंबूर पहुंचकर दोनों को उतार दिया गया और जाते हुए संजय से कहने लगा कि संजय जी, कभी भाभी को लेकर के हमारे घर भी आइएगा। संजय ने कहा कि जी जरूर सर, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसी गली में हमारा घर भी है, तो चलिए कम से कम चाय पी लीजिए। लेकिन फिर भी वो मना करके चला गया।
घर आकर आरती ने पति से कहा कि क्या जरूरत थी मुझे इस पार्टी में तुम्हें ले जाने की, और अब तो एक अजनबी के साथ तुमने गाड़ी में भी बैठा दिया। तभी उसके पति ने उससे कहा कि वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो मेरा बॉस है, और इस समारोह में सभी लोग अपने परिवार के ही साथ गए हुए थे, और मेरे दोस्त ने खास कर मुझे भी मेरे परिवार के साथ आने के लिए कहा था। अगर मैं अकेला जाता तो वो उसको कितना बुरा लगता। अब कुछ दिन गुजरे तो फिर एक रात उसका पति देर से घर आया तो उसके साथ शेखर भी घर आया था। संजय उसके साथ हॉल में बैठ गया और आरती को चाय लाने के लिए कहा। आरती ने चाय तैयार की और मतलब किचन के दरवाजे से उसने आवाज दी कि चाय ले दीजिए। संजय ने कहा कि चाय लेकर तुम बाहर आओ। अब ये सुनकर आरती को हैरानी हुई थी, क्योंकि वो कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में हॉल में गई नहीं थी। खैर, वो अपने पति के आदेश पर अपना दुपट्टा संभालकर चाय हॉल में ले गई थी। उसे महसूस हुआ कि शेखर लगातार ही आरती को घूर रहा था। वो चाय रखकर तुरंत वापस भी चली गई थी। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट के बाद संजय अपने बॉस को विदा करके घर आया, और तभी आरती ने गुस्से में पूछा कि आपने मुझे वहां पर क्यों ऐसे चाय लेकर बुलाया। तो पति कहने लगा कि ये मुंबई है और यहाँ अगर हमें रहना है तो सभी लोगों की तरह ही रहना होगा, वरना फिर सभी लोग हमसे मिलना जुलना ही छोड़ देंगे। और ये तुम क्या पुरानी बातें करती हो, और वैसे भी शेखर साहब मुझे अपने घर पर डिनर की दावत देकर गए हैं, तो बताओ किस दिन चले। आरती ने कहा कि मुझे किसी के घर नहीं जाना है, लेकिन तभी संजय ने खुद ही कहा है कि ठीक है, अगले संडे को चलेंगे और तुम मेरे साथ चलोगी। इस बात पर आरती खामोश रही थी। संडे के दिन सुबह 10 बजे पति ने आरती से कहा कि जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें दोपहर का खाना खाने के लिए ही शेखर सर के यहाँ जाना है। आरती ने मना किया तो पति कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुना है, तुम जाकर के जल्दी से तैयार हो जा। अब आरती बेमन से कपड़े बदलकर उनके साथ चल गई थी। वो लोग रिक्शा लेकर शेखर के घर पहुंचे, और वहां पहुंचा तो नौकर ने दरवाजा खोला और उन्हें कमरे में बैठाकर बताया कि शेखर सर अभी घर पर नहीं है, थोड़ी देर में वो लौट कर आने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद शेखर भी घर आ गया और फिर संजय और आरती के पास जाकर बैठ गया था। आरती ये बात नोट कर रही थी कि शेखर बार बार आरती की तरफ घूरता रहता था। अब आरती बहुत चुपचाप बैठी रही। बातों ही बातों में शेखर ने कहा कि भाभी, लगता है कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं। आरती ने ना में सिर हिलाया तो कहने लगा, तो फिर आप अभी तक ऐसे चुप क्यों बैठी हुई हैं? वैसे भी मेरे घर में कोई महिला नहीं है, तो इसीलिए आपका साथ मुझे ही देना होगा और आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, आप बताइए कि आपको मुंबई कैसा लगा? तभी आरती ने बोला कि पहले तो मुझे यहाँ पर काफी अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन अब काफी हद तक माहौल की आदत हो गई है। इस बार उसके पति ने भी जवाब दिया कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी है इसकी, वरना मेरा बस चले तो फिर 1 मिनट भी मुंबई में ना ठहरू। अब तभी शेखर ने फिर आरती की तरफ देखते हुए कहा कि भाभी, क्या संजय आपको कभी घुमाने फिराने ले गया? तो आरती ने कहा कि नहीं, और मैंने भी कभी खुद उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि मुझे घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। और शेखर लगातार उस समय आरती को ही देख रहा था, और उसकी आंखें हमेशा जो है वो अलग ही नजरिए से आरती को देखे जा रही थी। फिर शेखर बोला कि भाभी, लेकिन ये मुंबई है और यहाँ के माहौल में ढलने के लिए यहाँ के हिसाब से आपको रहना भी पड़ेगा। आरती ये बात सुनकर चुप हो गई थी, और खाने के बाद वो लोग वापस उसी कमरे में आ बैठे थे जहां पर शेखर ने संजय से कहा कि कभी हमारे घर भी खाना खाने आइए। तभी कहा उसने कि ठीक है, फिर किसी दिन प्रोग्राम बनाते आएंगे। अब शेखर बार बार आरती को घूरे जा रहा था। बातों ही बातों में शाम को 4 बज चुके थे, और अब संजय ने शेखर से इजाजत ली तो शेखर अंदर से 2 पैकेट उठा कर लाया और आरती को थमा दिया, और उसे ये भी कहा कि भाभी, ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आज पहली बार आप मेरे घर आई हैं। और एक पैकेट उसने संजय के भी हाथ में दिया। संजय ने भी पैकेट पकड़ते हुए कहा कि सर, इसकी क्या जरूरत थी? तभी शेखर कहने लगा कि नहीं यार, वैसे भी आप लोग पहली बार मेरे घर पर आए हो, और फिर पता नहीं आगे जिंदगी में कहाँ क्या हो। और इसके बाद शेखर उन दोनों को घर तक भी छोड़ने गया, और घर के दरवाजे तक उन लोगों को छोड़कर वो लौट आया था। घर आकर आरती ने संजय से कहा कि मैं आपसे दोबारा किसी के घर पर डिनर पर नहीं जाऊंगी। आपने देखा आपका बॉस मुझे किस तरह से घूरता है। लेकिन तभी संजय ने कहा कि शेखर ऐसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ऑफिस में कभी भी उसने मुझे ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं उससे नीचे पद पर हूँ, और तुम्हें तो बेवजह ही ऐसी बातें दिखती रहती हैं। इसके बाद संजय ने दोनों पैकेट खुद ही खोले। 2 पैकेट्स में उन दोनों के लिए नए कपड़े थे, सूट थे, जबकि एक में आरती के लिए गहने थे जो कि काफी महंगे भी थे। संजय ने कपड़ों और गहनों की तारीफ करना शुरू कर दी, और आरती से कहा कि किसी दिन शेखर साहब को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तो आरती कहता है कि जिस दिन मन मर्जी है कर लेना, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। तभी संजय ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम मत आना, अगले रविवार को ही शेखर को बुला लेता हूँ। तो आरती ने कहा कि ठीक है।
संजय जो है वो शुक्रवार के दिन कुछ चिकन और फल वगैरह घर लाया और कहा कि परसों शेखर साहब आ रहे हैं तो तुम बहुत ही अच्छा सा खाना बनाना। रविवार के दिन सुबह ही आरती ने मतलब कुछ अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना शुरू कर दिए थे। 12 बजे के करीब शेखर घर आ गया था और फिर उसने चाय बनाई और उसने अपने बड़े बेटे के हाथ चाय भिजवा दी। उसे पीने के बाद उसने खाना भी भिजवा दिया था। शेखर जो था वो 3 बजे के करीब घर से चला गया था और इसके बाद संजय अंदर गया और कहने लगा कि तुम हॉल में क्यों नहीं आई। तब आरती ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। तभी पति कहने लगा कि शेखर ने मुझसे बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज भी था। अब आरती ये सुनकर चुप रह गई थी और इसके बाद रोज ही संजय घर आकर के शेखर की तारीफ करता रहता और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लगभग 1 महीने के बाद संजय ने आरती से कहा कि आज शेखर सर के यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने ये कहा कि वो उनके लिए पारंपरिक खाना बनाना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें अगले हफ्ते उनके घर लेकर चलूंगा। आरती ने इनकार किया तो संजय कहने लगा कि जैसा मैं कहता हूँ सिर्फ वैसा करो। शेखर सर के साथ मेरा रिश्ता भाई के जैसा है और तुम भी उनको ऐसे अजनबी मत समझा करो। खैर आरती शनिवार के दिन सुबह संजय के साथ शेखर के घर गई थी। उस समय शेखर भी घर पर मौजूद था और उसने आरती को रसोई में सामान देकर खुद दोनों वो लोग गाड़ी में बैठकर दफ्तर चले गए थे। दोपहर के समय संजय का फोन आया और उसने आरती का हाल चाल पूछा और उसे पारंपरिक व्यंजन अच्छे तरीके से तैयार करने की हिदायत दी। 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर कोई आया तो नौकर ने दरवाजा खोला और तब शेखर अंदर आया था और वो सीधे रसोई में ही चला गया और फिर आरती को देख करके कहने लगा कि भाभी जैसा खाना आपने मुझे अपने घर में खिलाया था वैसा ही खाना बनाइएगा। अब आरती उनके पीछे देख रही थी कि शायद संजय भी आया होगा, लेकिन शेखर उस समय अकेले आया था और तभी उसने अपने पति के बारे में जब शेखर से पूछा तो कहने लगा कि मैं तो किसी ऑफिस के काम से यहाँ पर कुछ लेने आया था, तो सोचा कि घर के ही चक्कर लगा लो। तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बोलिएगा। और उससे भी संजय अभी ऑफिस है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ और शाम को हम लोग साथ में ही आएंगे। और फिर शेखर आगे बोला कि हाँ भाभी, मुझे वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर आपने कोई डिश बना ली हो तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। और ये कह करके शेखर ने नौकर को बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और खुद रसोई के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था। अब आरती को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो लगातार आरती को घूरे जा रहा था जिसकी वजह से आरती के हाथ कांपने लगे थे। उसने एक प्लेट में एक रोस्ट का टुकड़ा रखकर हाथ में दिया तो वहीं पर वो खड़े होकर खाने लगा। कहने लगा कि वाह भाभी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया, कमाल है, आपके हाथों में तो जादू है, ऐसा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, आप जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतने अच्छे खाने भी बनाते हैं। आरती पहली बार किसी गैर पुरुष से अपनी तारीफ सुन रही थी और उसे इस बात से अजीब भी लग रहा था। इससे पहले संजय ने उसकी ऐसी तारीफ कभी नहीं की थी। और शेखर ने फिर आरती से कहा कि भाभी आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और गहने कैसे लगे थे। मुझे तो लगा था कि आप पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे तो आप गहनों के बिना भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो गहने आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। इस बात को सुनते हुए आरती लगातार ही खामोश रही थी और अब उसकी तारीफ सुनते सुनते वो उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। कोई अजनबी पहली बार उसके साथ ऐसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद शेखर गया और शाम को संजय के साथ लौट आया। शेखर का नौकर इन दोनों को घर छोड़कर वापस आ गया। घर जाकर के आरती ने सोचा कि संजय को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर भी वो चुप रह गई। अगले दिन शेखर का फोन आया और कुछ बातें करने के बाद संजय ने फोन आरती को दिया। दूसरी तरफ फोन पर शेखर था। कहने लगा कि भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने तो कल ही कह दिया था कि आपके हाथ में जादू है। मेरे दोस्त जो थे वो यूके से आए थे और वो आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे और आरती खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। अब अक्सर ही शेखर का फोन आता तो संजय उसे अपना फोन दे देता। मजबूरी में आरती थोड़ी देर बात करती और फोन कट कर देती। एक दिन रात को संजय और आरती बैठे हुए थे, तभी आज संजय ने उससे कहा कि आरती, शेखर साहब मेरी दिल्ली में ट्रांसफर करा सकते हैं। इस बात पर आरती चुप रही थी और फिर आरती से उसके पति ने कहा कि तुम ये काम करा सकती हो। तो आरती ने कहा कि भला मैं कैसे ये काम करा सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम कर सकती हो और वो तुम्हारी बात भी नहीं टालेंगे। पत्नी कहने लगी कि आप ये क्या कह रहे, तो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अब संजय ने ये कहते हुए अपने मोबाइल से शेखर को फोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके आरती को थमा दिया और कहने लगा कि इनसे अभी सिर्फ हाल चाल पूछो। और आरती ने ना चाहते हुए फोन को कान से लगाया। तीसरी या चौथी घंटी पर शेखर ने फोन उठा लिया था। कहने लगी कि मैं आरती बोल रही हूँ। तो भाभी से वो पूछने लगता है कि कैसी हो। तो आरती कहती है कि ठीक है और कहती है कि बस ऐसे ही फोन किया। पूछा कि क्या संजय सो रहा है। तो आरती कहने लगी कि नहीं,
और वो बाहर भी नहीं गए हैं, वो अपने कमरे में हैं। वो ऐसे भी शेखर कह रहा था कि मैं तो काफी दिनों से आपसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आपकी तारीफ करने का भी दिल चाहता है, लेकिन संजय के सामने मैं नहीं करता हूँ, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी बातें संजय भी सुन रहा था। शेखर फिर बोला कि संजय को तो आपको उतनी कदर ही नहीं होगी जितनी आप खूबसूरत है। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो। आरती कहती है कि पूछिए ना। तो कहता है कि संजय तो आपसे उम्र में बहुत बड़ा भी है और उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अभी बिल्कुल जवान हैं, तो क्या संजय आपको खुश रख पाता है? अब आरती शेखर से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं कर रही थी और फिर उसने तुरंत फोन कट कर दिया और सवालिया नजरों से अपने पति की तरफ देखने लगी, जो कि उसका नजर पति उसे चुरा रहा था। थोड़ी देर के बाद पति उससे बोला कि तुम दोबारा शेखर को फोन करो और उससे ऐसी ही बातें करो जैसी कि वो करना चाहता है। ये ऐसे ही काम करेगा। ये मुझे ये सारी चीजें पता है। आरती कहती है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। पति कहता है कि नहीं, तुम्हें करना होगा, सिर्फ तुम्हें फोन ही तो करना है। पत्नी कहती है कि नहीं संजय, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। और पति कहता है कि तुम्हें करना ही होगा। अब की बार संजय जो था वो काफी गुस्से में पत्नी से ये बात बोला। आरती ने दोबारा से फोन मिलाया और फिर दूसरी तरफ से शेखर से ये कहा कि फोन कट गया था। शेखर कहने लगा कि मुझे मालूम था कि आप फोन करेंगे। फिर शेखर पूछता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा था, क्या संजय तुम्हें खुश रखता है? तो आरती ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शेखर ने कहा कि मुझे ये बात अच्छे से मालूम है। और फिर शेखर बोला कि तुमसे वो क्या मोहब्बत करेगा आरती, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है दिल तो चाहता है कि तुम्हें जी भर के प्यार करूं। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। आरती कहने लगी कि आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? तो वो कहता है कि कैसी बातें करूं? आरती कहती है कोई और बात कीजिए ना। तो शेखर कहता है कि मेरे दिल में जो बात है वही करूंगा ना। तो आरती ने ये कहा कि जी मैंने इसलिए फोन किया था कि आप संजय की ट्रांसफर करा दे। तो शेखर ने कहा कि जी मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता हूँ। आरती कहती है कि जी हमें बहुत परेशानी है और इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं और हम ये चीज जानते हैं कि आप कर सकते हैं। तो शेखर कहते हैं कि मैं एक शर्त पर एक ऐसा काम कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। आरती कहती है कि जी मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर संजय को मालूम हो गया तो वो तो मेरी जान ले लेगा। आरती से जब वो ऐसी बातें शेखर से कहती है तो शेखर कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा और उसे कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। कुछ दिन सुबह ही आ जाना जब संजय ऑफिस गया होगा, और उसके वापस आने से पहले मैं आपको घर भी छोड़ दूंगा और आप बच्चों से कह दीजिएगा कि आप बाजार गई थी। आरती खामोशी से ये सारी बातें सुनती है और कहती है कि ठीक है, फिर सोचकर कल बताऊंगी। और शेखर कहता है कि ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। अब आरती ने संजय को फोन दिया और कहा कि देख लिया ये किस तरह का इंसान है, और आप कहते हो कि ये ऐसा वैसा इंसान है और मेरा इसके साथ भाइयों जैसा है। संजय कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला कि तुम कल सुबह ही उसके घर चली जाना। आरती ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने कभी भी किसी से आज तक ऐसे कोई रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन संजय की बात सुनकर आज आरती को काफी गुस्सा आया था। संजय कहने लगा कि कुछ भी नहीं होगा, बस एक बार मेरा ट्रांसफर हो जाए। तो आरती कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। पति कहता है कि तुम्हें यह काम मेरे लिए करना ही होगा, बच्चों के लिए करना ही होगा। तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ पर हमारा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और आरती बिल्कुल चुपचाप से होकर सोचने लगी कि आखिर उसके पति संजय को क्या हो गया और वो उसे किस काम को करने के लिए कह रहा है। कुछ देर के बाद संजय कहने लगा कि मैं शेखर को अभी कॉल करता हूँ और तुम उससे कहो कि तुम कल सुबह ही उसके घर जाना चाहती हो। आरती ने ना कहा, लेकिन संजय ने ये कहते हुए फोन मिला करके आरती के हाथ में थमा दिया कि कुछ नहीं होता ऐसा करने से। और दूसरी तरफ से भी तुरंत फोन उठा लिया गया। और फिर आरती जो है वो शेखर से ये कहती है कि शेखर साहब, मैं कल सुबह ही आपके घर आना चाहती हूँ। शेखर कहता है कि फिर ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं सुबह 9:30 बजे ही आपको घर से ले लूंगा। जब संजय घर दफ्तर के लिए निकल जाएगा और आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं आपको आकर रिसीव कर लूंगा। और ये कहकर बातचीत तय हो गई। अब आरती ने फोन पति को दे दिया और उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति भी शर्मिंदा था। और फिर उसने भी नजरें चुराते हुए यही कहा कि देखो आरती, मेरे खातिर बस एक बार मेरे लिए ये कर दो। मुझे पता है कि ये काम ठीक नहीं है और अगर किसी को इसके बारे में पता चल गई तो फिर तो हमारा बहुत ही बदनामी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक बार। आरती चुपचाप जाकर कमरे में सो गई थी। सारी रात उसे नींद नहीं आई थी, न जाने वो क्या सोच रही थी। जब सुबह के 7 बजे जब वो उठी तो उसका पति संजय भी साथ में उठा और फिर उससे एक बार कहने लगा कि प्लीज आरती, एक बार किसी तरह से मेरा ट्रांसफर दिल्ली करवा दो और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। आरती फिलहाल भी खामोश थी और फिर वो चाय बनाने के लिए रसोई में चले गए। और जब वापस आई तो उसका पति वापस
निकल चुका था ऑफिस के लिए और बच्चों को नाश्ता देकर उसने बच्चों को स्कूल भेज दिया और कपड़े पहनने लगी और ठीक 9:30 बजे शेखर उसको लेने के लिए आएगा और आरती को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर आरती का हाथ पकड़ शेखर उसे अपने घर के अंदर ले गया और फिर शेखर भी उसके सामने बैठा, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। शेखर कहता कि तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारा पति कुछ नहीं है, ये तो बंदर को लड्डू मिलने वाली बात है। आरती बिल्कुल चुप थी और उसकी चुप ऐसे चुप्पी देख करके शेखर उसके करीब जाकर बैठ गया और फिर उसके गले में हाथ डाल दिया। इस स्पर्श ने कहीं ना कहीं आरती को अंदर तक हिला दिया था। वो तुरंत ही उठकर दूसरी तरफ हो गई और गुस्से में शेखर को देखने लगी कि ये क्या बदतमीजी है शेखर साहब। अब आरती की आवाज में वो गुस्सा था जो कि कई दिन से उसके अंदर दबा हुआ था और फिर शेखर हंसकर बोला कि ये क्या बदतमीजी है, मोहब्बत करना कोई बदतमीजी है क्या? आरती ने कहा कैसी मोहब्बत, और आप इसे मोहब्बत कहते हैं, बल्कि ये तो हवस है। आप जानते हैं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ, और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शेखर का चेहरा लाल हो गया था और फिर उसने गुस्से से कहा कि ये सब तुमसे संजय ने ही करवाया है। मुझे पता है कि वो तुम्हारे से ट्रांसफर करवाना चाहता है और इसीलिए तुम्हें मेरे पास कुर्बानी के लिए भेजा है। ये सुनकर के आरती का सिर चकरा गया था कि क्या उसका पति इतना गिर सकता है। आरती ने सीधे वहीं से शेखर को संजय को फोन लगाया और उससे बोला कि संजय, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे स्वार्थ की कोई हद नहीं और अब मैं तुरंत ही वापस आ रही हूँ। और ये कहकर के आरती ने फोन काट दिया था। शेखर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि आरती मेरी बात तो सुनो, लेकिन फिर भी आरती वहां से भागकर घर की तरफ चल पड़ी थी। रास्ते भर आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो घर पहुंची तो बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। आरती ने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और अब बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो आरती ने उनका हाथ पकड़ा और वो स्टेशन की तरफ चल पड़ी और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो संजय के साथ भी वहां नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि वो उसके बच्चे का पिता था, लेकिन वो उसका पति नहीं रह पाया था। और आरती ने यह फैसला किया था कि वो अब अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। मुंबई में रहते हुए आरती ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और उसने दिल्ली में अपने घर के करीब एक छोटी सी दुकान खोली और अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में उसके लिए काफी सारी मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वो एक आजाद और मजबूत महिला बन गई है। आरती ने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बल्कि उसने कई दूसरी महिलाओं को भी अपने काम से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाया। संजय ने कई बार आरती से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरती ने हर बार उसे इनकार कर दिया और उसने कभी भी उसे माफ नहीं किया। वो उसकी बेईमानी को और उसके दिए हुए धोखों को भुला ही नहीं पाई। अब आरती के जीवन का सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य अपने पति था, अपने बच्चे थे और अपना काम था। अब वो सिर्फ आरती नहीं रह गई थी, बल्कि एक नई स्वाभिमानी और अपने बच्चों की माँ बन चुकी थी, जो कि अपने दम पर जी रही थी। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आरती को संजय के साथ क्या करना चाहिए था दोस्तों, ये भी बताइएगा। क्या उसे तलाक दे देना चाहिए था, या फिर जो पति ने उसे इतना मजबूर किया था वो सही किया था? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।